हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा है और चैप्टर 8 में आज का वीडियो जो है प्यारे बच्चों बहुत कुछ खास होने वाला है। आज की जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और प्यारे बच्चों सबसे मेन बात है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो, समझने वाले हो रेडियो तरंग के बारे में, सूक्ष्म तरंग के बारे में, अवरक्त तरंग के बारे में, दृश्य प्रकाश तरंग के बारे में, परावैंगनी तरंग, एक्स किरणें, गामा किरणें, मतलब सभी किरणों के बारे में यहाँ क्रम से सीखेंगे आप। तो आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना है और ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका जो तरंग है वो रेडियो तरंग है। अब इन तरंगों का जो मतलब एक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकृत किया गया है प्यारे बच्चों, तो इनके तरंग दैर्ध्य के आधार पर किया गया है, इनके आवृत्ति परास के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, सबका आवृत्ति परास अलग अलग है। जैसे रेडियो तरंग का प्यारे बच्चों आवृत्ति परास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच, और जब हम सूक्ष्म तरंग देखेंगे तो वो आपका 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होगा और इनका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होता है। तो जो आपका रेडियो तरंग है ये जो किस आवृत्ति परास से किस आवृत्ति परास के बीच कहलाएगा, तो यानी जिस तरंग का आवृत्ति परास 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच है उसे हम रेडियो तरंग कहेंगे। यदि इसके तरंग दैर्ध्य की बात की जाए प्यारे बच्चों तो तरंग दैर्ध्य 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर है ना, यानी 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर, यानी इस तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों को हम रेडियो तरंग कहेंगे। क्लियर। अब यहां से एक ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है। ठीक है, रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा प्यारे बच्चों रेडियो तरंग का आवृत्ति परास लगभग कितना होता है। यदि आवृत्ति परास पूछा तो आपको बताना पड़ेगा 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच। ठीक है, क्या 500 किलोहर्ट्ज से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच, और तरंग दैर्ध्य पूछ दिया तो 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर। क्लियर। अब एक चीज और, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो तरंग की खोज किसने की, तो प्यारे बच्चों आपको लिखना है मार्कोनी ने। किसने की? मार्कोनी ने। कब की? 1899 में। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, रेडियो तरंग की खोज किसने की, तो मार्कोनी ने की। कब की प्यारे बच्चों? 1899 में। ठीक, चलिए इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति, इसको कैसे उत्पत्ति किया जा सकता है, मतलब उत्पन्न हम कहां से कर सकते हैं। तो ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चालक तार के त्वरित आवेश के प्रवाह से तरंगे उत्पन्न होती है, मतलब चालक तार है और उसमें त्वरित आवेश प्रवाह किया जाए तो रेडियो तरंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसका यदि गुण देखा जाए तो तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती हैं। विवर्तित का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, जैसे किसी सतह पर टकराए और टकराने के बाद वो मुड़ जाए तो वो कहलाता है विवर्तन। तो इनका तरंग दैर्ध्य अधिक है, 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर के बीच इनका तरंग दैर्ध्य होता है, इस कारण ये विवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर यदि रिक्त स्थान में आ जाए कि तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण रेडियो तरंगे रिक्त स्थान हो जाती है तो फिर आपको क्या लिखना? विवर्तित हो जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। आप कहते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस चैप्टर से केवल ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाएगा 4 नंबर में तो आप ये सब चीज क्यों करा रहे हैं। भैया थ्योरी यदि बन रहा है तो आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा, थ्योरी यदि नहीं बन रहा है हो सकता है कि मान लीजिए आपका एक वाक्य में उत्तर पूछ दिया तो फिर आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन में है तो चलो बन जाएगा, लेकिन एक वाक्य में उत्तर रिक्त स्थान सत्य असत्य तो फिर आपसे नहीं बनेगा। इसलिए थ्योरी समझना बहुत जरूरी होता है। समझ रहे हैं। तो गुण की बात करें तो रेडियो तरंग में विवर्तित होने यानी विवर्तन का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसका उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं, तो इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन की संचार प्रणाली में करते हैं। यानी आप देखते हैं प्यारे बच्चों आपके घर में टेलीविजन लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है और आप दूर की वस्तुओं को टेलीविजन के माध्यम से देख पाते हैं।
तो वो किसके थ्रू आता है, वो रेडियो तरंग के थ्रू आता है ना। तो रेडियो तरंग का उपयोग हम रेडियो दूरदर्शन के संचारिणी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोग भी आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसका संसूचक यदि बात करें तो आपके घर में लगा रहता है प्यारे बच्चों अभिग्राही एंटीना। एंटीना के माध्यम से इन तरंगों को हम क्या करते हैं, है ना, ग्रहण कर लेते हैं। यानी आपका जो एंटीना होता है इन तरंगों को ऑब्जॉर्व करता है। तब तो प्यारे बच्चों घर घर में टेलीविजन लगा है और सभी के घर में टेलीविजन चल रहा होता है। इसका कारण यह है कि रेडियो तरंग व्याप्त है, उसको एंटीना क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है, जिसके कारण हम दूरदर्शन के माध्यम से यानी टेलीविजन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, आवाज सब कुछ सुन और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रेडियो तरंग। खोज किसने किया, तो मार्कोनी ने किया। कब किया प्यारे बच्चों, तो 1899 में। ठीक है, स्रोत कहाँ से हम इसको, त्वरित आवेश यानी त्वरित आवेश या दोलित्र परिपथ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रमुख गुण इसका क्या है, विवर्तित होना, और इसका उपयोग टेलीविजन संचार, है ना, और रेडियो संचार में करते हैं। इसका संसूचक क्या होता है जिसके माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो ये प्यारे बच्चों एंटीना के माध्यम से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला तरंग हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरा तरंग। हमको टोटल 7 तरंग के बारे में इस वीडियो में देखना, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है, वीडियो को पोस्ट करें और प्यारे बच्चों अच्छे से नोट डाउन कर लें। देखिएगा, हमने कहा ना तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति परास के आधार पर इनको बांटा गया है। तो अगला जो है आपका प्यारे बच्चों सूक्ष्म तरंग, और सूक्ष्म तरंग की यदि बात करें तो जो सूक्ष्म तरंग है प्यारे बच्चों, ये लघु तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंगे होती हैं। मतलब रेडियो तरंग से लघु रूप सूक्ष्म तरंग कहलाएगा। इसका जो आवृत्ति परास है 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होता है। यानी ऑब्जेक्टिव एक बन गया कि सूक्ष्म तरंग का आवृत्ति परास कितना होता है, तो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, कितना, 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज। अब मैं यदि आपसे कह दूं तरंगदैर्घ्य बताओ, तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य। क्या, तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 0.1 मीटर से, कितना, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बीच, ये तरंगदैर्घ्य। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच। तो यदि आवृत्ति परास पूछे तो 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज, और यदि प्यारे बच्चों तरंगदैर्घ्य पूछे तो 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर के बीच। ये हो गया आपका सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य। ठीक है, यदि इसके खोज की बात करें तो सूक्ष्म तरंगों की खोज हर्ट्ज ने किया 1888 में। किसने किया प्यारे बच्चों, हर्ट्ज ने। तो आपको लिखना है किसने किया, आपको नोट डाउन करना है, हर्ट्ज। हर्ट्ज ने किया प्यारे बच्चों, कब किया, 1888 में। ठीक है, इसको बिल्कुल लिखते चलना है। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने की, हर्ट्ज ने। इसके पहले आपने रेडियो तरंग देखा था, मार्कोनी ने कब किया था, 1899 में। यानी पहले सूक्ष्म तरंग की खोज हुई, इसके बाद प्यारे बच्चों हर्ट्ज ने पहले किया 1888 में, इसके बाद 1899 में मार्कोनी ने किया। ओके, यानी पहले हर्ट्ज का प्रयोग आया था, इसके बाद मार्कोनी का प्रयोग आया था। ठीक, अब बात कर लेते हैं उत्पत्ति की, कि इन तरंगों का जो उत्पादन है विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब जैसे मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन, डायोड आदि के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो हम निर्वात ट्यूब का मतलब एक हमारे पास प्यारे बच्चों कांच की नली है जिसके अंदर कुछ भी माध्यम नहीं है, यानी वहां पर कोई माध्यम नहीं किसी प्रकार का, ना तो गैस है ना तो वहाँ जल है, यानी निर्वात मतलब किसी प्रकार का माध्यम ना हो। उसके माध्यम से हम सूक्ष्म तरंगों का उत्पत्ति कर सकते हैं, मतलब सूक्ष्म तरंगे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके गुण की बात करें प्यारे बच्चों, तो गुण में क्या लिखना है कि इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों पर ये किरणें विवर्तित नहीं होती हैं और संकीर्ण किरण के पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार इन तरंगों को बिना फैलाव के एक विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। मतलब विवर्तन न होना यानी मुड़ना। देखिए, विवर्तन का मतलब होता है मुड़ जाना, और जब प्यारे बच्चों ये बहुत कम तरंगदैर्घ्य होता है इनका, इस कारण से ये बड़े आकार के अवरोधों पर एक किरण विवर्तित नहीं होती है। मतलब सीधे जाने की इनके पास क्षमता होता है, चाहे आपके पास कोई कितना बड़ा अवरोध आ जाए सीधे वो निकल जाती है। ठीक है, इस कारण से इसको हम बिना फैलाव के विशेष दिशा में भेज सकते हैं। इसका उपयोग हम रडार प्रणाली में करते हैं और दूर संचार में। रडार प्यारे बच्चों कहने का मतलब जैसे आप लोग देखते हैं कि मान लीजिए युद्ध चल रहा है,
तो फिर कैसे कहते हैं कि रडार के अंतर्गत आया, कुछ चीज़ें दिखी तो ऑलरेडी तरंगों को भेज दिया जाता है, सूक्ष्म तरंगों को ऊपर भेज दिया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों रडार उसके अंतर्गत आता है तो परावर्तित होकर सूक्ष्म तरंग सिग्नल देता है, समझ है। तो रडार, ठीक है, रडार के माध्यम से हम ऊपर कोई भी मान लीजिए वायुयान जा रहा है प्यारे बच्चों, या कि मान लीजिए कोई युद्धपोत जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो उसको हम समझ पाते हैं कि कोई ना कोई हमारी सीमा के अंतर्गत आ रहा है। इसका कारण क्या होता है कि रडार के माध्यम से क्या करते हैं कि सिग्नल को भेजते हैं, मतलब ये सूक्ष्म तरंगे सभी जगह व्याप्त रहता है, और जैसे कोई माध्यम बीच में आता है तो टकरा करके वो सूक्ष्म तरंग वापस आती है, तब पता चल पाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है ना कोई जैसे आपका एयरक्राफ्ट हो सकता है, हेलीकॉप्टर हो सकता है, वायुयान, कुछ भी हो सकता है पर बच्चों, कुछ ना कुछ यहाँ पर उपस्थित है, जिसके कारण फिर उस पर जैसे युद्ध के समय में ऐसे ही तो एक्शन लिया जाता है कि कोई मिसाइल दाग दिया, यदि वो रडार के अंतर्गत आ गया तो इधर से भी मिसाइल छोड़ा जाता है, ये चीज़ है। तो रडार में हम सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में आप देखते हैं प्यारे बच्चों कि रेस्टोरेंट वगैरह में गर्म खाना मिलता है, जैसे समोसे हैं, और वो बना करके 3 घंटे बाद भी उसको देते हैं तो गर्म होता है। तो वो यहाँ पर किन तरंगों का, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिससे वहाँ का जो वातावरण एटमॉस्फेयर होता है वो गर्म रहता है। ठीक, तो ये हो गया आपका उपयोग। आपको खोज जरूर याद कर लेना प्यारे बच्चों की हर्ट्ज ने किया था। किसने किया? हर्ट्ज ने किया था। चलिए अगला जो हमारा तरंग है वो है अवरक्त तरंग। ठीक है, इसकी जो आवृत्ति परास है प्यारे बच्चों 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है। यानी आवृत्ति परास की अलग अलग इन तरंगों को आवृत्ति परास के आधार पर बांटा गया है, आपको पता है, पहले ही बता दिए। यदि इनका तरंग दैर्ध्य प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ 1 mm से, यानी 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, अवरक्त तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य है वो 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच, समझ रहे ना। तो ये तरंग दैर्ध्य यदि पूछ दिया कि अवरक्त तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है, तो 1 नैनोमीटर से, ये मिलीमीटर है प्यारे बच्चों, 700 नैनोमीटर के बीच। ठीक है, आवृत्ति परास 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने किया था। आप लोग लिख लीजिए, अवरक्त तरंगों की खोज 1800 में विलियम हर्शेल ने किया। किसने किया? विलियम हर्शेल ने किया। लिखें, अवरक्त तरंग की खोज किसने की? तो 1800 में विलियम हर्शेल ने किया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो ये तरंग पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को ऊष्मा तरंगे भी कहते हैं, यानी ऊष्मी तरंग कहते हैं, ऐसा लिख लीजिए, ऊष्मी तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि जब ये तरंगे पदार्थ पर आपतित होती हैं तो पदार्थ के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी गति जो जब बढ़ जाती है और पदार्थ गर्म हो जाते हैं। मतलब इनमें किसी पदार्थ को गर्म करने की क्षमता होती है, और मेन इनका गुण यही होगा, ऊष्मी प्रभाव। ऊष्मी प्रभाव का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जैसे ये तरंग किसी पिंड पर आपतित होती हैं तो वो पिंड इन तरंगों को अवशोषित करता है, और जब अवशोषित करेगा तो उन पिंड में जो कण होंगे उनकी गति जुड़ जाए, यानी गतिशीलता उनकी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो गर्म हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो अवरक्त तरंगे होते हैं पिंडों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किससे? पिंडों और अणुओं पे उत्पन्न होती है। क्लियर? तो ये गुण हो आपका क्या हो गया? उत्पत्ति हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे गुण। तो गुण में तो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करता है, मतलब किसी अन्य पिंड को क्या कर सकता है? गर्म कर सकता है। तो ये प्यारे बच्चों पहला तो आपको याद हो जाएगा, ये तरंगे ऊष्मी प्रभाव उत्पन्न करती हैं। दूसरा, तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, अतः ये तरंगे अंधेरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकती हैं। ठीक है, अगला, ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। ये इनके गुण हैं, मतलब पहला ऊष्मी प्रभाव दर्शाते हैं, और इनको हम अंधेरे में भी और धुंध में भी अधिक दूरी तक मतलब ले जा सकते हैं। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। इनका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अंधेरे एवं धुंध के रात में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग में। क्यों? क्योंकि बताया गया ना, गुण है इसका, अंधेरे और धुंध में भी इसे अधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनका उपयोग हम अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए करते हैं। अवरक्त लैंप का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें प्यारे बच्चों अवरक्त तरंगे निकलती हैं। इन अवरक्त तरंगों के माध्यम से अवरक्त लैंप बनाया जाता है। ठीक,
पौधे घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसको? अवरक्त। तो 2-3 आपको याद रखना है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एक तो ये प्यारे बच्चों, अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग। अवरक्त लैंप का उपयोग हम किस क्षेत्र में करते हैं? तो चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। पौधा घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगों का। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जा सकता है वो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पौधा घरों में पौधों को हम गर्म करने के लिए किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधे की वृद्धि का परीक्षण करने तथा सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। घरेलू विद्युत उपकरणों जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं वाईफाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से उतना महत्वपूर्ण ही नहीं है, लेकिन ये आपके 3 बहुत महत्वपूर्ण है कि अवरक्त लैंप में किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अवरक्त तरंग का। अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किन तरंग का? तो अवरक्त तरंग का। पौधों घरों में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से है ना पूछ दे। विलियम हर्शल ने 1800 में इसकी खोज की थी। किसने की? विलियम हर्शल ने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, दृश्य प्रकाश। क्या? दृश्य प्रकाश। चलिए, तो दृश्य प्रकाश है इन तरंगों का जो आवृत्ति परास है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होता है। तो तरंगदैर्घ्य तो याद ही करना है आपको। 2 ऑब्जेक्टिव तो यहीं से बन जाता है कि दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास कितना है? तो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। और यदि प्यारे बच्चों आपका तरंगदैर्घ्य देखा जाए तो 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव इसके खोज से आता है ना, कि दृश्य प्रकाश की खोज किसने की? तो न्यूटन ने 1666 में। किसने? न्यूटन ने 1666 में। लिखें, दृश्य प्रकाश या दृश्य प्रकाश तरंग की खोज किसने की? न्यूटन ने 1666 में की। ओके, चलिए उत्पत्ति की बात करें तो सूर्य दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत होता है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आर्क लैंप आदि से भी प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश उत्तेजित परमाणुओं की मूल अवस्थाओं में लौटने पर उत्सर्जित होता है। कुल मिलाकर प्यारे बच्चों, दृश्य प्रकाश जो हम देख पा रहे हैं, है ना, बल्ब जल रहा है, यहां से प्रकाश निकल रही, तो दृश्य प्रकाश है, ठीक है। अब न्यूटन ने बता दिया 1666 में कि ये दृश्य प्रकाश है, नाम रख दिया, सिंपल है, ठीक है। और आवृत्ति जो परास है 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 तक, और फिर नैनोमीटर 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच इनका तरंगदैर्घ्य। गुण की बात करें प्यारे बच्चों तो दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है ना। यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, फलस्वरूप फोटोग्राफी प्लेट प्रभावित हो जाते हैं। दृश्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पे 1-2 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, आवृत्ति परास से, तरंगदैर्घ्य से, इसकी खोज से। और यदि एक क्वेश्चन बन सकता है दृश्य प्रकाश का प्रमुख स्रोत बताओ, तो सूर्य है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें दृश्य प्रकाश क्या है? दृश्य प्रकाश, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। मुख्य रूप से अवरक्त तरंग से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सूक्ष्म तरंग से, रेडियो तरंग से। दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तो नॉर्मल है यार, दृश्य प्रकाश आप देख ही पा रहे हैं। आप किसी भी प्यारे बच्चों वस्तु को देख रहे हैं तो प्रकाश के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण उस वस्तु को आप देख पाते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल है, ये आपका तो बहुत सिंपल है। दृश्य प्रकाश आप दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। आपके घर में लाइट जल रहा होता है, बल्ब जल रहा होता है, लैंप जल रही होती है, तो वहाँ से जो प्रकाश निकलता है वो दृश्य प्रकाश होता है। ओके, चलिए अगला हमारा परावैंगनी तरंग, जिसका जो तरंगदैर्घ्य है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से, सॉरी आवृत्ति परास है 5 × 10⁻17 हर्ट्ज, ठीक है। कितना प्यारे बच्चों? आवृत्ति परास 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। किसका? परावैंगनी तरंग का, ठीक है। यदि इसका तरंगदैर्घ्य हम बात करें तो यहां पर लिख देता हूं प्यारे बच्चों कोष्टक में 400, कहां से? 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर, ठीक है, 0.6 नैनोमीटर। तो जो आपका परावैंगनी तरंग होता है, इसका जो तरंगदैर्घ्य है 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर के बीच होता है। ओके, चलिए, तो ये आपका परावैंगनी तरंग है,
पराबैंगनी तरंग का आवृत्ति परास 7 × 10⁻14 हर्ट्ज से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज, और यदि तरंगदैर्घ्य की बात करें 400 से 0.6 नैनोमीटर। इसकी खोज की बात करें प्यारे बच्चों, ये आपका पराबैंगनी तरंग है। पराबैंगनी तरंग की खोज रिटर ने किया 1801 में। कब किया? 1801 में। किसने? रिटर ने। किसने प्यारे बच्चों? रिटर ने। उत्पत्ति कैसे हम करेंगे? गर्म पिंडों से इनका प्रमुख रूप से उत्पादन किया जा सकता है, मतलब इसको प्राप्त किया जा सकता है। पराबैंगनी तरंगे सूर्य बहुत गर्म पिंड एवं विशिष्ट लैंपों से उत्पन्न होते हैं। सिंपल है, मैंने कहा ना, गर्म पिंड कोई होगा वहां से पराबैंगनी तरंग निकलेंगी। यदि गुण की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। ये प्रतिदीप्त मतलब आकृति बनाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं और गैसों को आयनित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गैसों को आयनित। तो इसकी खोज किसने की थी? किसने की प्यारे बच्चों? रिटर ने की। कब की? 1801 में की, है ना। और ये प्रतिदीप्त उत्पन्न कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो गर्म पिंडों से, चाहे वो सूर्य क्यों ना हो, कोई भी तारा हो सकता है। यदि वो गर्म पिंड है तो वहां से प्यारे बच्चों पराबैंगनी तरंगें निकलती है। इसलिए तो कहते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर जो 21 किलोमीटर का लगभग ओजोन लेयर होता है, वो आने वाली पराबैंगनी तरंगों को रोकता है। यदि वो डायरेक्ट हमारी त्वचा पर पहुंचे तो कैंसर जैसी भी भयानक बीमारी उत्पन्न कर सकता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाला कौन सा लेयर है? तो ओजोन, O3। ठीक है, ओजोन हमारा रक्षक का कार्य करता है ना। हमारा मेन संरक्षक है प्यारे बच्चों ओजोन। यदि ओजोन ना होता है तो सूर्य की ज़्यादा मात्रा की मतलब सूर्य की किरणें ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती और जो यहाँ पेड़ पौधे आप देख रहे होते हैं वो जल जाता। आप तक यहाँ पर कपड़ा जब सुखाते प्यारे बच्चों, सीधा सिंपल वो जल जाता, इतनी तीव्रता होती। लेकिन जो हमारा ओजोन परत है वो हमें संरक्षण का कार्य करता है, मतलब हमें बचाता है पराबैंगनी किरणों से। तो ये हो गया, इसका गुण हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों इसके उपयोग की। तो उपयोग में ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरे जवाहरात, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्टिव यदि आ गया प्यारे बच्चों कि हीरे जवाहरात, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में किस तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो फिर पराबैंगनी तरंग। किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? पराबैंगनी तरंग। बिल्कुल याद कर लिया, पराबैंगनी तरंग का प्रयोग किया जाता है। कौन सा तरंग है? पराबैंगनी तरंग है। ठीक है, इसका उपयोग फिंगरप्रिंट का पता लगाने में पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है और आपका ये क्या है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में पराबैंगनी तरंग। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में, ठीक है, हीरा जवाहरात, ताजे अंडों तथा घी की शुद्धता का पता लगाने में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहाँ से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव तो दृश्य प्रकाश से भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन पराबैंगनी तरंग से हम फिंगरप्रिंट का पता लगाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अगला है प्यारे बच्चों, एक्स किरण है। इन किरणों की आवृत्ति परास लगभग 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज के बीच होता है। तरंगदैर्घ्य यदि देखा जाए तो 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर। ठीक है, 10 नैनोमीटर से 10⁻⁻4 नैनोमीटर। और यदि उत्पत्ति की बात करें तो धात्वीय लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करने से ये किरणें उत्पन्न होती है। एक्स किरणें कहने का मतलब आपके पास धातु है और धातु में उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन बौछार कर दें तो हमें एक्स किरणें मिल जाती हैं। ठीक है, इसके गुण यदि बात करें तो ये भी गैसों को आयनित करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। तभी तो प्यारे बच्चों आपके शरीर में एक्सरे किया जाता है तो एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ये आपका प्रतिदीप्त बना देता है, शरीर के अंदर जो भी आपका विकार है उसको भी शो कर देता है। जैसे हड्डी क्रैक होता है तो फिर एक्सरे कराते हैं, मतलब ये एक्सरे पूरा प्रतिदीप्त बना देता है कि हड्डी किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थित है। तभी तो डॉक्टर समझ पाते हैं कि हड्डी को इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन वो अपना स्थान छोड़कर कहीं और जा करके फिट है। ठीक है, तो ये क्रैक हो जाता है जब हड्डी, तो एक्सरे करते हैं। शरीर के किसी भी भाग का एक्सरे कराया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों एक्सरे में एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? प्रतिदीप्त उत्पन्न कर सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, गैसों को आयनित करते हैं। ये इनके प्रमुख गुण हो गए। इनके यदि उपयोग की बात करें प्यारे बच्चों तो मैंने बता ही दिया कि आपके शरीर में कोई ट्यूमर है, कैंसर है, तो उसके इलाज में भी हम एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। अब आपको लिखना है। ठीक है, इतना मैंने करा दिया, अब आपको मैं बोल दूंगा तो लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों? जैसे हमारे शरीर में टूटी हड्डी है, शरीर के अंदर मान लीजिए कोई बाह्य कण जाकर के, सिक्का है, गोली है आदि जाकर के हमारे शरीर के किसी भाग में जाकर जमा हो गया, उसका पता लगाने के लिए फिर हम एक्सरे करते हैं। समझ रहे हैं ना? और शरीर के अंदर कुछ मान लीजिए बैग के अंदर कुछ आप छुपा कर रखें,
जैसे आप लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, बड़े बड़े जगह पर एंट्री में आपको एक निश्चित जगह से गुजारा जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक्स किरणें होती है। और यदि आपके शरीर में कोई पदार्थ है तो फिर प्यारे बच्चों वहाँ पे घंटी बज जाती है। क्यों? क्योंकि एक्स किरण उसका प्रतिदीप्त बना देता है कि भैया इसके अंदर कुछ ना कुछ है, इसके बैग के अंदर कुछ है, इसके शरीर के अंदर कुछ छिपा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जासूसी करने में भी हम एक्स किरणों का प्रयोग कर सकते हैं। क्रिस्टलीय संरचना का पता लगाने में भी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार के ट्यूमर, कैंसर आदि के इलाज में भी हम विशेष प्रकार के एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डियों का पता लगाने में, शरीर के अंदर गोला, सिक्का आदि का पता लगाने में, ट्यूमर, कैंसर आदि के इलाज में, या कि प्यारे बच्चों जैसे आपके घर में कोई धातु का पदार्थ का मतलब कोई भी जैसे दरवाजा बना हुआ है, अंदर टूटा हुआ है, पता नहीं चल पा रहा, तो उसको दरार कैसे हम पता करेंगे, तो एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लास्ट आपका है गामा किरण। ठीक है, कौन सा किरण प्यारे बच्चों? गामा किरण। तो आप लोग हेडिंग डाल लें गामा किरण। गामा किरण हेडिंग डाल लें। इसका जो आवृत्ति परास है प्यारे बच्चों 3 × 10⁻18 हर्ट्ज से 3 × 10⁻22 हर्ट्ज, ये आपका इसका आवृत्ति परास है। और तरंगदैर्घ्य की बात करें 10⁻−10 मीटर से 10⁻−14 मीटर। ठीक है, 10⁻−10 मीटर से 10⁻−14 मीटर से। और यदि मैं बात करूं आवृत्ति परास तो 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22, 3 × 10⁻18 से 3 × 10⁻22, ये आपका प्यारे बच्चों आवृत्ति परास है। और ये तरंगदैर्घ्य 10⁻−10 मीटर से 10⁻−14 मीटर की। ठीक है, ये इसका गामा किरण का आवृत्ति परास और तरंगदैर्घ्य। और यदि गामा किरणों की खोज तो हेनरी बैकरल ने किया, और यदि हम बात करें एक्स किरणों की खोज तो रोंटगेन ने किया। एक्स किरणों की खोज रोंटगेन ने, और प्यारे बच्चों गामा किरणों की खोज हम बात करें तो हेनरी बैकरल ने किया। किसने? हेनरी बैकरल ने किया। ठीक है, और यदि इनकी उत्पत्ति की बात करें गामा किरणों की प्यारे बच्चों तो ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पत्ति होती है। इसकी नाभिकीय अभिक्रियाओं जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, इनसे ये विकिरण स्वतः निकलती रहती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गामा किरणों का है ना उत्पत्ति होता है। तो जैसे यूरेनियम है, रेडियम है, इससे गामा किरणें स्वतः निकलती रहती हैं। यदि इनके गुण की बात करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कौन? गामा किरणें। प्रतिदीप्त ये भी उत्पन्न करती हैं, और इन किरणों की जो भेदन क्षमता होती है ना बहुत उच्च होती है प्यारे बच्चों। यदि आ जाए कि भेदन क्षमता किसकी उच्च होती है तो गामा किरण की। ठीक है, इसलिए इसका हम नाभिकीय संरचना का पता लगाने में करते हैं। या हमारे शरीर में कैंसर है तो कैंसर के इलाज में भी हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। किसमें? अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में, नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, कैंसर के इलाज में हम गामा किरणों का प्रयोग करते हैं। और इनके गुण की बात करें तो ये गैसों को आयनित करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ये प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं, और इनकी भेदन क्षमता भी उच्च होती है। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों गामा किरण भी आप लोगों ने समझ लिया। और जितने भी किरणें हैं मैंने बताया, नोट डाउन कर लेना, सबको तैयार कर लेना। देखिए यदि आप खुद से पढ़ेंगे तो 1 घंटे में भी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इस आधे घंटे में यदि आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपसे बन जाएगा। लेकिन आप पढ़ते समय नोट डाउन जरूर करें। ओके, और जैसे जैसे मैंने बताया प्यारे बच्चों कि इस टॉपिक से ऐसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख लेना। और इस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो लाऊंगा जो कि लंबा वीडियो रहेगा, और उसमें सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दूंगा। बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग सबसे पहले देख सकेंगे। और प्यारे बच्चों आपका विधिवत तैयारी, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपका विधिवत तैयारी हो, और आप प्लेलिस्ट विजिट कर लें, सारे वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे। नोट्स लेने के लिए 9685 299149 पर कॉन्टैक्ट करें, आपको हैंडी 10 नोट्स बहुत कम कॉस्ट पर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।